आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गुरुग्राम में विदेशियों के सफाई अभियान की भी है। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। इन सबके बीच भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। चंबा जिले के जुलाह कड़ी के पास ऐसी ही घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें पल भर की वजह से एक बाइक सवार भूस्खलन के चपेट में आने से बचा। बाइक सवार के वहां से गुजरते ही पहाड़ से पेड़ों के साथ मलबा सड़क पर आ गिरा। सीसीटीवी में कैद इस घटना में आप देख सकते हैं कि किस तरह भूस्खलन की ये घटना हुई, लेकिन शुक्र रहा कि बाइक सवार उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गया। कई देशों के नागरिकों को भारत बहुत ही ज्यादा भाता है। वो इस देश से बेहद प्यार करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में यहाँ विदेशी नागरिकों ने स्वच्छता अभियान चलाकर भारत से अपने प्रेम का इजहार किया। अलग अलग देशों के नागरिक यहाँ सफाई अभियान में अपना योगदान देते नजर आए। इस अभियान के तहत वो सड़क से लेकर नालियों तक की सफाई करते दिखे। सर्बिया के नागरिक लाजर ने इस मौके पर गुरुग्राम के लोगों को एक खास संदेश भी दिया, वो भी हिंदी में। सभी को अपने घर या दुकान के सामने 2 मीटर की दूर साफ रखना चाहिए। बस इतना कर सकते हैं आपका देश के लिए। बस ये मनोरम छटा है यूपी के प्रयागराज के दधिकांदो मेले की। डिजिटल लाइटिंग और झांकियों से सजे इस मेले का शुभारंभ रामदल की शोभा यात्रा से हुआ। झांकियों में कलाकार बेहद आकर्षक अंदाज में नृत्य करते नजर आए। भगवान भोले शंकर, माता पार्वती, भगवान कृष्ण, राधा से लेकर मां काली तक के रूप में कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोगों को मुग्ध कर रहे थे। इन झांकियों में सैनिक के रूप में कलाकार देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति से लोगों में जोश भरते नजर आए। प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में वर्षों से परंपरागत रूप से इस मेले का आयोजन होता है। जन्माष्टमी के बाद कान्हा की छठी मनाने के बाद इस मेले का आयोजन होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मेले की परंपरा अंग्रेजों के जमाने से ही चली आ रही है। देश अब गणेशोत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। पापा की प्रतिमाएं सजने लगी हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमाओं का बिना किसी शुल्क के बच्चों और संस्थाओं को ट्रेनिंग देने वाले शरद कोकाटे ने इस बार अपनी कला का एक अनूठा प्रयोग किया है। 15 वर्षों से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा बनाने वाले शरद ने आंख पर पट्टी बांधकर महज 6 मिनट में विघ्नहर्ता की प्रतिमा बना दी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने कला के अद्भुत प्रदर्शन के जरिए दिव्यांग बच्चों को ये विशेष संदेश दिया है कि जब भावनाओं से भक्ति की प्रतिमा गढ़ी जाती है तो आंखें खुली हों या बंद, बापा हर किसी में साकार हो जाते हैं। श्रीनगर की डल झील की तरह ही बिहार के कैमूर जिले में करमचट डैम में भी अब हाउस बोट का आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ दुर्गावती जलाशय में 5 पहाड़ियों के बीच डल लेक जैसा महसूस किया जा सकता है। यहाँ 2 हाउस बोट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें एक कमरा, टॉयलेट, बाथरूम, टीवी सहित लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके जरिए लोग यहाँ की प्राकृतिक छटाओं का आनंद ले सकते हैं। इस हाउस बोट में लोग नाइट स्टे भी कर सकते हैं। 5 पहाड़ियों के बीच गोद में बसा दुर्गावती जलाशय कश्मीर के डल झील के बाद हाउस बोट सुविधा वाला दूसरा स्थान बन गया है। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं मिशन गगनयान। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसरो की ओर से पहला हवाई ड्रॉप टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा, जिसमें पैराशूट की मदद से अंतरिक्ष यान की गति कम करने की तकनीक को आजमाया गया। कल यानी कि रविवार को इसरो के अलावा भारतीय वायुसेना, DRDO और नौसेना का भी खास रोल है। इसमें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के संयुक्त प्रयास से इस मिशन को कामयाब बनाया गया और अंतरिक्ष में सफलता पाने वाले शुभांशु शुक्ला भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान का हिस्सा हैं। इसलिए इस मिशन को कामयाबी की उड़ान देने के लिए इसरो की तरफ से तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी गई हैं।
चंद्रयान और आदित्य एल मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के चीफ वी नारायणन के मुताबिक पहला मानव रहित मिशन गगनयान G1 इस साल दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक व्योममित्रा रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिन का है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। भारत अपने पहले क्रू स्पेस मिशन गगनयान की तैयारी तेजी से कर रहा है और इसी कड़ी में इसरो ने पहला पैराशूट एयर ड्रॉप सक्सेसफुली कंडक्ट किया। श्रीहरिकोटा के पास हुए इस पैराड्रॉप का मतलब ये है कि जब गगनयान भारत की ग्रेविटी में वापस लौटेगा स्पेस से, तो किस तरह से उसकी गति को मंद किया जाएगा, डिसेलरेट किया जाएगा, और उसी का अभ्यास यहाँ पर इसरो ने किया। ये एक इंटीग्रेटेड पैराड्रॉप था, यानी इसमें इसरो के अलावा कई दूसरी एजेंसियां शामिल थी, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, भारतीय वायुसेना हो या फिर भारतीय कोस्ट गार्ड हो। ये सब मिलकर इस पैराड्रॉप में शामिल रहे और इसमें ये किया गया कि एक ऐसे संयंत्र को जो कि गगनयान की तरह था, उसको 4 किलोमीटर की दूरी से नीचे ड्रॉप किया गया और फिर इस पैराशूट को यहाँ पर एक्टिवेट किया गया, ताकि ये जो पैराड्रॉप था इसकी गति को कम किया जा सके। जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से प्रवेश करता है भारत पृथ्वी की सीमा में, तो उसकी जो गति होती है उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना बेहद अहम होता है। और इस पैराड्रॉप का मकसद यही था कि किस तरह से अंतरिक्ष यान की गति को धरती की सीमा में जब लाया जाएगा, उसकी गति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। और ये जो पैराड्रॉप था वो बेहद सफल रहा। इसरो ने रविवार को पैराशूट आधारित डिसेलरेशन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इसके तहत एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक पूरा हुआ। क्रू मॉड्यूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। इस टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश रही कि क्रू मॉड्यूल को लाने वाले पैराशूट समय पर खुल रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि ये सुरक्षित लैंडिंग कर पाता है या नहीं। इसरो ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। लेकिन इन सभी कवायदों से पहले इसरो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो हर तरह का टेस्ट कर रहा है। इस मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन होंगे। मुझे लगता है कि ये जो मिशन है ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत सही समय पे ये एक मिशन हुआ है, क्योंकि हम भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की, मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। तो ये इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है, मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले कुछ महीनों में, सालों में ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इफेक्टिवली अपने मिशन में उसको एम्प्लॉय कर पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ। हमें इसको इनेबल करना है और एक के बाद एक हमें ये मिशन एग्जीक्यूट करने हैं। बहुत ही जल्द हमें इंडियन सॉइल से इंडियन रॉकेट पे एक इंडियन कैप्सूल में एक इंडियन को अंतरिक्ष में भेजना है। आने वाले वक्त में स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो 2035 तक $1.8 ट्रिलियन यानी करीब 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसलिए भारत का इसमें बने रहना जरूरी है। इस मिशन के बाद रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के कई दूसरे क्षेत्रों में रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए रोजगार बनेंगे। इसके अलावा निवेश बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का काम सफलतापूर्वक पूरा किया था। हॉट परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का प्रदर्शन पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य रहा। इसरो के मुताबिक गगनयान के सर्विस मॉड्यूल में एक खास सिस्टम लगाया गया है जो 2 तरह के ईंधन से चलता है। यह सिस्टम उस हिस्से को मदद करता है जो इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसका काम रॉकेट को सही कक्षा में पहुंचाना और उड़ान के दौरान दिशा को नियंत्रित करना, वहीं जरूरत पड़ने पर रॉकेट की गति को धीमा करना है। यही नहीं, अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो मिशन को बीच में रोककर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना भी है।
ह्यूमन स्पेस मिशन इनहेरेंटली चैलेंजिंग होते हैं, ये आसान नहीं होते, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ रियलाइज़ करनी पड़ती हैं। आप बेसिकली एक लाइफ को एक कैप्सूल में एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, पर हम इंजीनियरिंग के द्वारा वहाँ पे एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बना रहे हैं कि वो लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करे और थ्राइव करे। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बहुत बड़ी इंजीनियरिंग टीम लगती है, बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है और मुझे लगता है रेसिपी पूरी तरह से तैयार है, बस अब हमें इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। साल के अंत तक गगनयान 1 मिशन लॉन्च होगा, जिसमें मानव रोबोट व्योममित्रा अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। साल 2027 में भारत अपनी पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का आयोजन करेगा। इसके बाद 2028 में चंद्रयान 4 शुक्र मिशन और 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की योजना है। वहीं 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। We are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to have a Venus orbiter mission. We are going to have a space station called BAS. By 2035, India will have a space station on its own, and the first module will be lifted off by 2028. And he has given approval for a NGLV, next generation launcher. I would like to say by 2040, India will be, based on the direction of Prime Minister, we are going to land on the moon. The crewed mission will be on the moon, and we are going to bring back safely. Thereby, 2040, Indian space program will be in par with any other spacefaring nations in terms of launcher, in terms of human spaceflight program, in terms of application, in terms of satellite. स्पेस मिशन गगनयान में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया है। एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्शन और ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है। लॉन्चिंग के दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तुरंत अलग करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया जा चुका है। गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जा चुका है, जिसका नाम व्योममित्रा है। कुल मिलाकर धरती से बाहर दूर अंतरिक्ष में अनंत रहस्यों को खोजने की रेस में भारत तेज गति से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में ये नई ऊंचाइयों को छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश उत्सव को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में कड़े और विशेष सुरक्षा इंतजाम। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने गुजरात को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम ने अहमदाबाद में 5400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात को भगवान कृष्ण और महात्मा गांधी की धरती बताते हुए कहा कि भारत इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर लगातार सशक्त हो रहा है। गणेशोत्सव के लिए मुंबई में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी के मुताबिक गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में 7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 36 पुलिस उपायुक्त, 51 सहायक पुलिस आयुक्त, 2600 पुलिस अधिकारी और करीब 15,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 11,000 सीसीटीवी लगाए जाएंगे और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। वहीं लाल बाग चौराहे के लिए अलग से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था होगी। यहाँ 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होंगे। अब उत्तराखंड के सेब का स्वाद दुबई के लोग भी ले सकेंगे। देहरादून से पहली बार यूएई के लिए 1.2 मीट्रिक टन सेब की खेप भेजी गई है। इसमें किंग रूट किस्म के सेब भी भेजे गए हैं, जिसे पहली परीक्षण खेप के तौर पर एक्सपोर्ट किया गया है। पौड़ी जिले से लगभग 13 क्विंटल सेब सैंपल के तौर पर दुबई भेजे गए हैं। इसे लेकर यहाँ के किसानों में काफी उत्साह है। उनका कहना है कि अब विदेशी बाजार में सेब भेजे जाने से न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि अन्य किसानों को भी सेब की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मिग 21 की विदाई से पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसमें यादगार उड़ान भरी। इस मौके पर इंडियन एयरफोर्स के कई सीनियर पायलट भी उनके साथ थे। रूसी मुल्क के इस विमान को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। इसने 1971 के युद्ध समेत कई मौकों पर अपनी ताकत दिखाई है। करीब 6 दशकों तक वायुसेना में रहे इस विमान को अगले महीने आखिरी विदाई दी जाएगी। 26 सितंबर को चंडीगढ़ में इसका फेयरवेल समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे 1963 में वायुसेना में शामिल किया गया था।
केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से परवान चढ़ने लगी है। मौसम साफ होने पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दरबार पहुंच रहे हैं। मानसून सीजन शुरू होने पर केदार धाम की यात्रा थम सी गई थी और कई दिनों तक यात्रा पर ब्रेक भी लग गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ है और रास्ते भी ठीक कर दिए गए हैं। ऐसे में यात्रियों के आने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। अब तक 14.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। और न्यूज पथ में अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अपने स्पेस मिशन को पूरा करने के करीब 41 दिन बाद आज अपने शहर यानी कि लखनऊ पहुंचे, तो मानो पूरा शहर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट पर ही उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और शुभांशु की एक झलक पाने के लिए मानो पूरा लखनऊ ही उमड़ पड़ा। शुभांशु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। इसके अलावा शुभांशु उस स्कूल में भी गए जहां उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की थी। वो दिन 25 जून का था और आज 25 अगस्त है। शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। एक्सियोम 4 मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री और ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला जब अपने शहर लखनऊ पहुंचे तो उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर हुजूम उमड़ पड़ा। शुभांशु शुक्ला जब लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ढोल नगाड़े बज उठे और फूलों की बारिश भी की गई। भारत का गौरव शुभांशु शुक्ला आज लखनऊ में है। हमारी मौजूदगी लखनऊ एयरपोर्ट में है, जहां उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। भारतीय ध्वज हाथ में लिए, वंदे मातरम के नारे हैं, हाथ में फूल हैं जो शुभांशु शुक्ला के स्वागत करने के लिए लोग यहाँ लाए और शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया गया। यानी कि ये सारी भीड़ भारतीय ध्वज लिए भारत के गौरव लखनऊ के लाल का इंतजार और वेलकम कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला के माता पिता सहित उनका पूरा परिवार उनकी अगवानी करने लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा था। प्लेन से उतरने के बाद सबसे पहले एयरपोर्ट के लाउंज में ही परिवार से शुभांशु की मुलाकात हुई। करीब 1.5 साल के अंतराल के बाद शुभांशु परिजनों से मिले तो सभी भाव विभोर हो गए। बोर्ड पर जब आप लोग मिले, एक साथ बैठे, आपने क्या कहा उनसे, उन्होंने आपसे क्या कहा? बहुत कुछ नहीं कहा, मैं उसके गले लग गया था, सच बताऊं तो, और 1-2 सेकंड तक लगातार गले लगे रहा। Quite emotional? वेरी 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 इमोशनल। माँ नहीं मिल पाई थी, माँ जब उनसे मिली हैं वो क्या माहौल था उस वक्त, मुझे बताइए। मतलब 30 सेकंड तक जो है वो गले ही, माँ तो रोती रही, ऐसा हुआ है। शुभांशु भी रो गए थे, बस माँ मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं आ ही गया हूँ, तुम आई नहीं थी दिल्ली, मैं आ गया। एयरपोर्ट से शुभांशु लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन के लिए रवाना हुए तो रास्ते भर स्कूली बच्चे और आम लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। लखनऊ के G20 चौराहे से लेकर गोमती नगर एक्सटेंशन तक शुभांशु के रोड शो में पूरा परिवार और स्कूल के टीचर्स उनके साथ रहे। विक्ट्री परेड लखनऊ में पहली तस्वीर शुभांशु शुक्ला की देखें और समझें कि किस तरीके से शुभांशु जो स्पेस में गए, भारत का मान बढ़ाया, अब अपने परिवार के साथ यहाँ एकत्रित हैं, विक्ट्री परेड में हिस्सा ले रहे हैं। उनके माता, उनके पिता के साथ तमाम बच्चे, जो हजारों में बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनके हाथ में इस वक्त राष्ट्रीय ध्वज है, वो शुभांशु का वेलकम कर रहे हैं। एक तस्वीर पीछे की भी दिखाइए, किस तरीके से शुभांशु पूरे परिवार के साथ हाथ वेव कर रहे हैं और जनता का शुक्रिया कर रहे हैं। लखनऊ हो या देश हो, सबने लगातार चीयर किया शुभांशु को, उनके साथ खड़े रहे और आज समय है उनका शुक्रिया अदा करने का। शुभांशु के स्वागत के लिए बच्चों और युवाओं में जबरदस्त जोश दिखा। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे शुभांशु की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहे। कई बच्चों ने शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा को अपनी कलाकृति के जरिए भी दिखाने की कोशिश की। शुभ भैया, मैं अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा। शख्स भैया, यहाँ बना हुआ है, क्या दिखाने का प्रयास है, क्या दिखा? सर ये पूरी जर्नी है जो शुभांशु सर के अंतरिक्ष से लेकर के लखनऊ तक की है, जिसमें
पूरा का पूरा 3D बनाया है मैंने। लखनऊ पहुंचने पर शुभांशु का पहला पड़ाव उनका वही स्कूल था जहां उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। स्कूल में शुभांशु और उनके परिवार का भव्य अभिनंदन किया गया। इस दौरान शुभांशु ने स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात की और कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I want to say it in each and every one of you. When you grow up, don't ever give up and keep pursuing the great things that you will do. स्कूल में स्वागत समारोह के खुशनुमा माहौल में हंसी टिटोली के पल भी आए। असल में शुभांशु और उनकी पत्नी कामना एक ही स्कूल में साथ पढ़े हैं। स्कूल की संचालिका ने इसका भी खास तौर से जिक्र किया और उनकी पत्नी कामना से पूछा कि आखिर उन्होंने शुभांशु को कैसे अपना हमसफर चुना। इसका जवाब शुभांशु ने दिया। आपने कैसे चुना इनको अपना पति? मैंने मैनिफेस्ट किया कि वो मतलब यहाँ तक पहुँच जाए, तो मैनिफेस्टेशन में देखिए इसलिए चुनाएंगे। लेकिन आपने पति कैसे चुना? सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मुझे लगता है कि कामना का बहुत यूनिक टैलेंट है, बहुत विजनरी है। उसे पता चल जाता है आगे चल के क्या चीज काम करेगी। उसने बहुत पहले ही पहचान लिया था। पहचान लिया था। अपने पुश्तैनी शहर लखनऊ की ये यात्रा शुभांशु के लिए भी यादगार रहेगी और लखनऊ के लोगों के लिए भी, क्योंकि कभी लखनऊ की सड़कों पर आम बच्चों की तरह घूमने फिरने वाले शुभांशु इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय अतिथि बनकर आए हैं। आज शुभांशु शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अनुभवों को साझा किया। सुरक्षा और भीड़भाड़ से बचाव के लिए शुभांशु को स्टेट गेस्ट हाउस में ही ठहराया गया है। उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक तय कार्यक्रमों में ही शामिल होना है। लखनऊ से वापस लौटकर शुभांशु को भारत के गगनयान मिशन की तैयारी में लगना है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 329 अंक चढ़कर 81,636 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 98 अंकों पर चढ़ा। ये बढ़कर 24,968 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,01,70 रुपए पर आ गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। 1 किलो चांदी की कीमत 1,15,000 रुपए पर स्थिर रही। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 6 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 58 पैसे हो गई। न्यूज़ वर्क के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली मेट्रो की। राजधानी और एनसीआर के शहरों में जाने के लिए दिल्ली मेट्रो को सबसे सस्ता और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लेकिन आर्थिक दबाव को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने आज से यात्री किराए थोड़े बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें, डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लगभग 8 साल बाद यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। दिल्ली मेट्रो ने न्यूनतम किराए में 1 रुपये और अधिकतम किराए में 4 रुपये की बढ़ोतरी की है। दिल्ली मेट्रो ने कोविड महामारी के दौरान हुए घाटे, लोन चुकाने और रनिंग कॉस्ट से बने आर्थिक दबाव को कम करने के लिए ये कदम उठाया है। किराए की नई दरों के मुताबिक 2 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये हो गया है, जबकि 32 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने के लिए अधिकतम किराया 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये कर दिया गया है। 12 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक की दूरी के लिए यात्रियों को अब 43 रुपये देने होंगे, जो कि पहले 40 रुपये था। वहीं 21 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक के स्लैब के लिए किराया 50 रुपये से बढ़ाकर 54 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के नए यात्री किराए रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी लागू होंगे।
इसके साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। डीएमआरसी ने किराए में बढ़ोतरी को मामूली करार देते हुए इसे दिल्ली मेट्रो को चलाने में बढ़ रहे खर्चों को काबू करने के लिए जरूरी बताया। दिल्ली मेट्रो ने इससे पहले साल 2004, 2005, 2009 और 2017 में 2 बार किराए में बदलाव किए थे। डीएमआरसी का दावा है कि दिल्ली मेट्रो के किराए में हुई ताज़ा बढ़ोतरी के बावजूद ये अब भी दुनिया भर में सबसे कम है। दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से सफर करने वाले यात्रियों को पहले की ही तरह ट्रिप पर 10% छूट मिलती रहेगी और ऑफ पीक घंटों में एक्स्ट्रा 10% छूट मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के किराए में 8 साल बाद हुई बढ़ोतरी को लेकर हमने यात्रियों से बात की और उनकी राय जानी। मेट्रो का किराया बढ़ा है, क्या कहिएगा? किराया बढ़ा भैया है तो थोड़ा डिफरेंट कि इतना महंगाई में और भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब क्या बोले, एक के कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। या तो पब्लिक सारी बोले कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है, फिर क्या बोले एक बंदा। इसीलिए अब क्या करें अब। लेकिन सुविधाओं का हवाला दे करके कि सुविधा जारी रहनी तो थोड़ा महंगाई बढ़ रहा है तो किराया बढ़ाना पड़ेगा। अब सारी चीजें भी तो बढ़ानी चाहिए। हमारे प्राइवेट नौकरी वाले हस्बैंडों की उनकी तो सैलरी हमें तो लगता है जैसे 10 साल थी वैसे अभी भी चल रही है। हमें तो पता नहीं चलता। तो किराए के साथ साथ लोगों की जो रोजगारी है वो तो बढ़ाई जाए ना, तभी तो आगे पैसा दे पाएगा इंसान। रोजगारी आप बढ़ा नहीं रहे हो, महंगाई पे महंगाई बढ़े चले जा रही है। बिजली पानी किराए वगैरह महंगाइयाँ बढ़ती चली जा रही है। मैं पिछले हफ्ते आया था तो 50 रुपए टिकट थी, इस समय आया तो मैं 52-53 रुपए हो गया। कितना लगा आपको? हम दोनों जाने का 108 रुपए लगा। बढ़ा हुआ लगा? कितना बढ़ा हुआ लगा? 8 रुपए ज्यादा होगा। तो क्या कहेंगे इस पर? सरकार ने निर्णय लिया है बढ़ाने का। सर जिस हिसाब से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से तो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर लोगों की सैलरी वगैरह बढ़ रही है तो सरकार बढ़ाए, कोई बात नहीं। ये तो बहुत गड़बड़ है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है यहाँ पे। अब मेट्रो का भी बढ़ा दिया है। लेकिन सुविधाओं को बढ़ाना है तो किराया बढ़ाना जरूरी होता है, इस पर एक तर्क है। तो सुविधा इसमें क्या बढ़ाएंगे? जो महंगाई बढ़ रही है, मेट्रो की भी अपने खर्चे हैं तो ज्यादा नहीं, 1 रुपया से 5 रुपए तक बढ़ा। हाँ तो जब बढ़ रही सब महंगाई, इसमें भी 1 से 5 रुपए बढ़ गया तो क्या है? तो कुछ परेशानी होगी आपको? हाँ एडजस्ट करेंगे, जैसे अब सारी चीजें एडजस्ट हो रही हैं तो ये भी एडजस्ट होगा। हाँ, मेट्रो का किराया बढ़ गया है जिससे काफ़ी आम लोगों को दिक्कत होती है। हम लोगों को जैसे लोग जिस अपने मंथली सेविंग उसके हिसाब से करते हैं, बजट के हिसाब से प्राइस बढ़ने से दिक्कत होती है हर चीज़ में। लेकिन दावा है कि सुविधाएं बढ़नी है, सुविधाएं मेंटेन रखना है तो किराया बढ़ाना पड़ता है, इस पर क्या? तो ये सरकार को देखना चाहिए ना, एकदम से मंथली एंड में किराया बढ़ जाना तो दिक्कत ही होती है ना हर फैमिली मेंबर को। यहाँ तो मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। अब सरकार के ऊपर है बजट कैसा निकाला है उनने, एकदम से नहीं करना चाहिए, पहले बता देना चाहिए उन लोगों को कि किस किस के रहते करेंगे। जैसे लोकल लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको आमदनी में भी दिक्कत होती है। वैसे तो मेट्रो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, अगर सरकार ने बढ़ा ही दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। 5 रुपए आ रहा ऐसे भी आगे निकाल देते हैं, अब बढ़ गया तो बढ़ गया। गरीब तो अस्सी वैसे भी मेहनत करके आया, थोड़ा सा चला जाएगा, ठीक है। नहीं, सुविधाओं के लिए मेट्रो का कहना है कि सुविधा मेंटेन, सुविधाओं बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। मेट्रो अगर ना होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर किराया बढ़ता है? फर्क तो पड़ता है, हम मानी तो नहीं है, अगर मानी होते तो मेट्रो से क्यों जाते, पर अब बढ़े। और आम लोगों की राय के बाद अब आपको दिखाते हैं एआई चैटबॉट इस मामले में क्या राय रखते हैं। हमने अलग अलग चैटबॉट से सवाल किया कि दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला सही है। इस सवाल के जवाब में ChatGPT ने कहा कि नई दरों के अनुसार किराया 1 से 4 रुपए तक बढ़ाया गया है, जो यात्रियों पर अधिक आर्थिक बोझ नहीं डालता। हालांकि यात्रियों की सुविधा और सेवा गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। अगर DMRC इसमें सुधार करती है तो ये फैसला यात्रियों को स्वीकार होगा। गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी का कहना है कि दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी का फैसला एक आर्थिक आवश्यकता हो सकती है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। हालांकि इस फैसले का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है और इसलिए इसे लेकर असंतोष भी स्वाभाविक है। वहीं एआई चैटबॉट ग्रॉक का कहना है कि अगर किराए में ये बढ़ोतरी दिल्ली मेट्रो की गुणवत्ता और विस्तार में सुधार लाती है तो ये उचित हो सकती है, लेकिन अगर ये सिर्फ घाटा पूरा करने के लिए है तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये निराशाजनक है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसे खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात 3 ऐसे स्टूडेंट्स की करेंगे जिन्होंने इसरो की प्रतियोगिता में एक शानदार ड्रोन को पेश किया।
खासियतों से भरा ये ड्रोन मंगल ग्रह पर खोज में काम आ सकता है, जहां अभी भी पानी की खोज जारी है। ये ड्रोन रोवर की जगह ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए। हवा में उड़ता ये ड्रोन मंगल ग्रह पर भारत की पहुंच होने की मिसाल साबित हो सकता है। मंगल ग्रह पर पानी और जीवन की खोज के लिए अभी रोवर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में ये ड्रोन मंगल ग्रह पर क्या कुछ मौजूद है, वहाँ जीवन की कैसी संभावना है, इस सब के बारे में पता लगाने का काम कर सकता है। रोवर होता है जो कि अलग अलग रिसर्च करता है, अलग अलग जगह पर खोज करता है कि पानी है या फिर नहीं है, मंगल पर ही। लेकिन अब बहुत जल्द हो सकता है कि भारत इस तरह के ड्रोन को मार्स पर उड़ा पाए और वहाँ पर तमाम तरह की रिसर्च है वो ये काम सारे इस ड्रोन के ज़रिए हो। जब रोवर चलता है मार्स की सतह पर तो आप समझिए कि वो जो सतह है कई बार उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर उसके चलने में दिक्कतें होती हैं। तो जो काम एक रोवर 3 से 5 दिन में करेगा वो काम इस तरह के ड्रोन 30 से 40 मिनट में करके आपको दे सकते हैं। ये बिना किसी नेविगेशन के उड़ रहा है, इसमें नेविगेशन की जो चीज़ है वो नहीं है। इस ड्रोन को यूपी के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी की इन 3 स्टूडेंट की टीम ने तैयार किया है। दरअसल मंगल ग्रह पर अभी भी पानी की खोज जारी है। ये काम और किस तरह से आसान हो सके, इसके लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंपटीशन का आयोजन किया था। इसरो रोबोटिक्स चैलेंज IROCU 2025 में देश भर के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT और IIT की टीमों ने हिस्सा लिया था। शारदा यूनिवर्सिटी की ओर से इन 3 स्टूडेंट की टीम सूर्य उसमें शामिल थी। टीम सूर्य ने एक ऐसी UAV सिस्टम विकसित किया जो पूरी तरह GPS डिनाइड वातावरण में संचालित हो सकता है। इसके अंदर ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि GPS जैसे कि बाकी के सिस्टम्स जो कि सैटेलाइट पे मतलब डिपेंड करते हैं, ये उनसे बहुत अलग है और ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर भी। ये इसमें खुद का लोकलाइजेशन होता है और खुद का जो होता है सीरो कैमरा है वो सेंस करता है एनवायरनमेंट को और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अगर हम इसे बोलेंगे कि आपको A पॉइंट से B पॉइंट जाना है तो ये पाथ अपने आप डिसाइड करता है, ना कि कोई पाथ फॉलो करता है। खुद से पाथ चूज़ करेगा बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट कि वहाँ पे हवा कैसी है, लाइटनिंग कैसी है, उसके हिसाब से अगर उड़ने लायक है तो उड़ता है, अदरवाइज़ खुद से जा करके कोई साफ जगह देख करके जहाँ पे लैंडेबल है, जहाँ पे पत्थर नहीं है, वहाँ पे खुद से लैंड हो जाता है। सो सैंपल कलेक्शन का काम हमने पिछले साल जो रोवर बनाया था उसके अंदर हमने किया था और ये एक्सप्लोरेशन के लिए बना है कि हम मंगल को एक्सप्लोर कर पाएँ, कहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, मंगल में अभी है क्या, जो कि अभी का सबसे बड़ा काम चल रहा है कि मंगल में इंसान रह सकते हैं, मंगल में क्या है, कैसी जगह है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पानी मिल सकता है। जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो चल रहा है और उसके लिए ये एक परफेक्ट चीज़ है, इससे बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं हम मार्स को। इस टीम ने दिन रात मेहनत करके 8 महीने में इस खास तकनीक वाले ड्रोन को तैयार किया। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये बिना नेविगेशन के चलता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर सैटेलाइट काम नहीं करता। ऐसे में ये ड्रोन अपना खुद का रास्ता चुनने के काबिल है। ये ड्रोन सतह पर लैंड करने के लिए खुद अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ सकता है, यानी अगर सतह पथरीली है, उबड़ खाबड़ है, तो उस स्थिति में भी ये अपने लिए प्लेन सतह तलाश कर लैंड करेगा, जिससे ये ड्रोन बेहद सुरक्षित रहेगा। इसी तरह कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तेज हवाओं के साथ ये ड्रोन आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन हवाएं रुकने पर ये वापस अपनी मूल पोजीशन पर लौटने की क्षमता रखता है, यानी इसके डैमेज होने का खतरा न के बराबर है। इसरो ने ये कंपटीशन इसलिए कराया ताकि उन्हें GPS डिनाइड ड्रोन में ये टेक्नोलॉजी ला पाएँ और ये काम काफ़ी मुश्किल था। हमने टीम ने साथ में काम किया और काफ़ी सारे सेंसर्स लगाए, एल्गोरिथम बनाई। कंपटीशन में इसरो ने ड्रोन की टेस्टिंग के लिए खुद वैसा माहौल क्रिएट करके दिया था ताकि हर चीज की सही तरीके से जांच हो सके। 510 टीमों में से शारदा यूनिवर्सिटी की इस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस टीम को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने हाथों से अवार्ड दिया। अवार्ड फंक्शन में हाल ही में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे, जो हाल ही में कामयाब स्पेस मिशन के बाद लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्स पर भी हम पहुंचकर इस तरह की जो ड्रोन्स हैं उनको उड़ा सकते हैं और शायद सबसे पहले सबसे ज़्यादा डेटा हम ढूंढ पाएँ कि आखिर मंगल पर, मार्स पर है क्या क्या, जिसकी खोज में पूरी दुनिया लगी हुई है। कंपटीशन में शारदा यूनिवर्सिटी की इस टीम ने इस ड्रोन को ऑपरेट करके दिखाया।
अब आप यहाँ भी देखिए कि इस टीम के सदस्यों के हाथों में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, फिर भी ये ड्रोन किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, मार्स पर भी बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कहते हैं वहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ऐसे में जो आपका ड्रोन है वो स्टेबल होना चाहिए, जो विंड्स वहाँ पर हैं वो उसे डिस्टर्ब ना करें। उसका एक लाइव डेमो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इन्होंने बिल्कुल इसको उस माहौल के हिसाब से ही तैयार किया है। करिए, ये क्या कर रहे हैं? सर, अभी बाहर से मैनुअल इंटरवेंशन दे रहे हैं। अज्यूमिंग ऐसा कोई विंड इन्वायरमेंट हो गया, विंड स्ट्रोम है, तो आप देखेंगे ड्रोन वापस अपनी उसी लोकेशन पे आ जाएगा। वो देखिए, वो उससे पकड़ खींच रहे हैं। हाँ। लेकिन वो अपनी जो सेफ लोकेशन है वो उसको नहीं छोड़ रहा, अपनी पोजीशन पर है। वो जैसे ही पोजीशन चेंज करेगा, उसको पता लग गया है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मेरी पोजीशन चेंज हुई है, उसको कैलकुलेट करके वो उसी पोजीशन पे वापस आता है जैसे ही वो एक्सटर्नल फैक्टर हट जाएगा। ये ड्रोन समझता है कि कौन सी डायरेक्शन या फिर कौन सा मोशन अपने आप आया है और कौन सा इसने खुद बोला है करने के लिए, क्या खुद कमांड है। तो कमांडेड और ये लाइक हवा से हुआ या अपने आप हुआ, वो समझता है और अपने पाथ को रिट्रेस करता है। जैसे आप देख सकते हैं, अभी इसे पता है इसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन क्या है। उसे समझ के अगर कुछ हिलता है तो अपने पाथ पे दोबारा लौटना, ये समझता है उस चीज़ों को और ये कर लेता है। भविष्य में मंगल ग्रह को लेकर कामयाबी की जो गाथा लिखी जाएगी तो उसमें भारत के ड्रोन का अहम योगदान हो सकता है। तो इसरो पहले से ही इस काम में लगा हुआ है, लेकिन जब नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे बढ़ रही है तो ये बात और तय हो जाती है कि आने वाले वक्त में भारत को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, ग्रेटर नोएडा। इसी के साथ न्यूज़ पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।